सब संसार YouTube चैनल के सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे सब संसार के स्टूडियो में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के भागलपुर के उप कुलसचिव श्री गोपाल नारसन जी उपस्थित हैं। तो मैं उनका आपका स्वागत करती हूँ सब संसार YouTube चैनल पर। जी नमस्कार जी। अच्छा, कुछ प्रश्न है हमारे मन में जो आपके लिए। हिंदी भाषा हमारी जी आज कहाँ तक टिक पा रही है, इसके बारे में आप अपने विचार साझा कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं सब संसार जो साहित्यिक संस्था मुजफ्फरनगर की है जी, उनकी रचनात्मकता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उसकी आदरणीय अध्यक्ष सविता वर्मा गजल जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस मंच पर अपनी बात कहने का सौभाग्य प्रदान किया। जी धन्यवाद। आप जहाँ तक बात हिंदी की है, हिंदी आज की भाषा नहीं है। हिंदी को हम पहले संस्कृत का उद्भव हुआ सभी जानते हैं। जी जी। फिर पाली, अपभ्रंश हिंदी, अब देवनागरी हिंदी। तो ये लगातार सतत प्रक्रिया है। और जिस संस्था से मैं आता हूँ जी, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर, इसकी स्थापना सन 708 750 ईस्वी में हुई थी। अच्छा अच्छा। और 750 ईस्वी में इसका जब शिलान्यास हुआ तो 50 साल इसको स्थापित होने में लगे जी। और 750 ईस्वी में वहां पर हिंदी की कक्षाएं चलनी शुरू हुई। अच्छा अच्छा। विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी और वो समय था जब दुनिया के 3000 विद्यार्थी उस विद्यापीठ में पढ़ते थे। जी। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में 3 पुरातन विश्वविद्यालय रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। जी जी। विक्रमशिला का अपना स्वर्णिम इतिहास है। 1200 ईस्वी में जब मुगल आए तो इस संस्था को विध्वंस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। जी जी। तो उसके बाद जब हमारे 18वीं सदी के जो साहित्यकार थे उन्होंने पुनः इसका जीर्णोद्धार किया और इस संस्था को पुनः स्थापित किया। जी जी। अच्छा। हिंदी, जहां तक आपका सवाल है कि हिंदी कहाँ टिक पा रही है, जी जी। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हिंदी अंग्रेजी को मात दे रही है। बिल्कुल। हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं है। जी। हिंदी केवल हिंदी बेल्ट की भाषा नहीं है। हिंदी दुनिया की भाषा है, जन्म की भाषा है। जी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो रुदन होता है, जी जी, वो रुदन का जो आवाज सुनिए आप, जब रुदन बच्चा करता है तो उसमें से आ ई ऊ निकलते हैं। यानी जो स्वर और व्यंजन है वो हिंदी के निकलते हैं। वो हिंदी के निकलते हैं। कोई भी बच्चा दुनिया का जी जी, अंग्रेजी में नहीं रोता। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बच्चा जर्मनी में नहीं रोता। जी जी। बच्चा का रुदन हिंदी में होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी हमारे जन्म की भाषा, जन्म की भाषा, जन्म की भाषा, जन्म की भाषा है। जी जी। संसार के हर बच्चे के जन्म की भाषा हिंदी है। जी जी। और हिंदी को केवल यही नहीं, जापान में कैरियर के रूप में हिंदी को अपनाते हैं। बिल्कुल। आप जर्मनी में हिंदी को अपनाते हैं लोग, जी जी। बाकायदा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ऐसे ही अमेरिका में भी आज हिंदी फल फूल रही है। बिल्कुल। जो देश के जो हमारे जो प्रतिभाएं हैं जी, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, तो जो सबसे ज्यादा मैन पावर वो हिंदुस्तान के पास है। बिल्कुल। तो वो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। और जहां जहां हिंदुस्तानी लोग हैं, जी, जहां जहां भारत के हमारे युवा और जो अन्य लोग हैं वो हिंदी को लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हिंदी अब केवल देश की भाषा नहीं है, संसार की भाषा बन चुकी है। संसार की भाषा बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अगला जो है एक सवाल आपसे है कि आपने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में कलम चलाई है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखो, मुझे लगता है कि आत्म अभिव्यक्ति आत्म शांति का सबसे बड़ा साधन है। जी। अगर मनुष्य को आत्म शांति चाहिए, और ये हमारा स्वधर्म है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शांत रहूं। कोई भी व्यक्ति क्रोध में नहीं रहना चाहता। हमारी मूल प्रवृत्ति शांत रहना ही है। तो अब शांत रहने के लिए
हमें क्या करना चाहिए। जी अगर हमारे अंदर जो उद्गार है, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, यदि हम उसको कागजों पर ले आते हैं, हम उसको साहित्य में ले आते हैं, तो उस वो रचना बन जाती है। बिल्कुल सही। और ये उन्हीं पर होता है जिन पर माँ सरस्वती कृपा होती है। कृपा होती है, बहुत सही कहा आपने। मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से मुझे लिखने का शौक रहा जी। और मैं कविताएं लिखता था 7वीं 8वीं पढ़ते हुए। और मेरा पहला संग्रह नया विकास हाई स्कूल में जब पढ़ता था तब आ गया था। अच्छा। एक हरियाणा के कवि थे महेंद्र सिंह उत्साही। जी जी जी। तो उन्होंने और हमने संयुक्त रूप से उसको निकाला था और उसकी कीमत थी 1 रुपया। क्या बात है। और 1000 प्रति हमने छपवाई थी वो। और आप देखिए कि आज हमारे पास शायद 1 प्रति बची है, सब बिक चुकी है। जी जी, यही साहित्य की सबसे बड़ी खूबी यही है। बिल्कुल। उसके बाद हमने लघु कथा संग्रह लिखा। लघु कथा संग्रह जो हम आसपास अपने देखते हैं, समाज में देखते हैं, जी, अव्यवस्था देखते हैं, उस पर तीखा व्यंग है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें लघु कथाओं में दी है। उसमें एक ये भी है कि साहब गणतंत्र दिवस है, तो साहब ने चपरासी को बुलाया, पहले बाबू को बुलाया कि भाई गणतंत्र दिवस से बजट आया हुआ है, तो ये झंडा फहराना है कल। तो ऐसा मैं तो नहीं आऊंगा। तो बाबू को कहा भाई तुम झंडा फहरा देना। तो बाबू ने कहा ठीक है साहब, हम फहरा देंगे, आप जाओ। उन्होंने चपरासी को बुलाया बाबू ने। चपरासी को उसको 200 रुपये उसके हाथ में रखे कि तुम ऐसा करो कि तुम कल झंडा फहरा देना। अगले दिन चपरासी आया और झंडा फहरा के चला गया। ऐसा हम गणतंत्र दिवस हमने मना लिया। तो ये व्यंग है, व्यवस्था के ऊपर व्यंग है। व्यवस्था के ऊपर। इसी तरह से प्रधानमंत्री का जब हत्या हुई थी तो बाकायदा चेकिंग हो रही थी, पुलिस बड़ी गंभीर थी, जगह जगह नाकेबंदी थी। तो एक कार आई और उसने एकदम बैरियर डाल दिया, चर से रुकी वो। तो उसको तलाशी लेने की बात थी कि हाँ साहब तलाशी। तो उसने उसको तुरंत 100 रुपये पकड़ाए। तो उसने कहा साहब तलाशी हो गई, जाने दो। तो ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको रेखांकित करते हुए हमने ये लिखा है। एक मेरी पुस्तक है मीडिया को फांसी दो। जी जी, वो बहुत चर्चित हुई, दूरदर्शन पर भी उसका आधे घंटे का एपिसोड आया था। बिल्कुल। ये तो हाँ, तो वो भी शायद ये आपकी पुस्तक मीडिया को फांसी दो। तो ये भी जो है ना, इसमें भी व्यवस्थाओं को लेकर के व्यंग्यात्मक है। और एक अभी आप देख रहे हैं कि कुछ फाइनेंस कंपनी आई थी कि साहब आप तो कुछ भी नहीं, आप करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, और बुलाते हैं लोगों को। बुलाने के बाद में आप एक इतने मेंबर बनाइए, इतना करिए, तो करोड़पति बन जाएंगे आप। अरे भैया पहले इंसान बनिए ना, अच्छा इंसान बनना जरूरी है, करोड़पति बनना जरूरी नहीं है। तो इस तरह के व्यंग हमने इस पुस्तक में दिए हैं। वहीं हमारे प्रवास पुस्तक है, यात्रा संस्मरण है, मैं विद्योत्मा, कालिदास की पत्नी के ऊपर हमने। और एक मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्त्री सम्मान में किताब लिखी है और इसमें 2 खंड है इसके। ये पुस्तक भी तो इसमें जो है, इसमें जो विद्योत्मा है वो देखिए, जो उज्जैन में जो महाकाल की नगरी है वहां से इसका रिश्ता है। और ये कहते हैं कि जो राजकुमारी थी विद्योत्मा, तो हाँ, इसके अहंकार को तोड़ने के लिए, इसको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच करके एक जो कालिदास को चुन लिया था, जो उसी पेड़ पर बैठा था जिसको काट रहा था। बिल्कुल। तो वो एक षड्यंत्र था, वो मतलब निरक्षर थे वो, लेकिन विद्योत्मा ने उनको बाकायदा पढ़ाया और उनको जो है काशी भेजा पढ़ने के लिए। और काशी भेजा और फिर वो इतने विद्वान हुए कि महाकवि कालिदास के रूप में चर्चित हुए, प्रतिष्ठित हुए। लेकिन कहते हैं कि विद्योत्मा उनकी गुरु थी। और ये पहला उदाहरण है कि पत्नी पति की गुरु हो। तो ये उन्होंने बहुत सिद्ध करके दिखाया है। तो इसीलिए कालिदास से पहले विद्योत्मा की जो पूजा होनी चाहिए, वो विद्योत्मा का मान और सम्मान होना चाहिए। इस तरह की हमने कुछ चीजें लिखी हैं। मेरे ऊपर भी 2 किताबें आई हैं, श्री गोपाल नारसम का हिंदी साहित्य लेकर के, एक श्री गोपाल नारसम, एक उनका आध्यात्मिक चिंतन। तो भिन्न भिन्न रूप से हम काम करते रहते हैं, हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो हिंदी की सेवा करना एक पूजा के समान में मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा। और ये नहीं खाली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदी भाषी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हिंदी चूंकि जन्म की भाषा है, तो इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। यही मुहिम हमारा विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ चला रही है। जी जी, हाँ। तो आप
हिंदी विक्रमशिला विद्यापीठ के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों हम को। लोग जो हिंदी से जुड़े हिंदी सेवी हैं, जी। जो हिंदी से जुड़े साहित्यकार हैं, जो कलमकार हैं, उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर इस एक मंच प्रदान करते हैं। और उसमें सीधा है कि जो लोग पीएचडी नहीं कर पाते, अक्सर क्या होता है कि पीएचडी के जो मानक हैं, आप विधिवत रूप से पीएचडी तभी करेंगे जब एडिशन लेंगे, शोध करेंगे, किसी विषय पर थीसिस लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो लेखक ने, जिसने भी हिंदी साहित्यकार ने 2 शोध पत्र तैयार किए हों या 2 पुस्तकें प्रकाशित हो उसकी, तो उसका हमारा एक पैमाना है कि उनको हम अपने यहाँ उन पुस्तकों को या शोध पत्र को आमंत्रित करते हैं। और यदि हमारी सीनेट उसको, यानी हमारी कार्य परिषद जो मंत्रणा परिषद है, यदि उसको उसमें ये सही पाया जाता है तो हम उनको विद्यासागर का सम्मान देते हैं, विद्या वाचस्पति का सम्मान देते हैं। और इससे बड़ा सम्मान विद्यासागर का सम्मान है। इसी तरह से हम कवियों को सम्मानित करते हैं, विभिन्न नाट्यकर्मियों को सम्मानित करते हैं, अलग अलग सम्मान इसमें सर्वोच्च सम्मान में भारत गौरव की उपाधि हम देते हैं। तो ये हिंदी विक्रमशिला, जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सेवियों को एक मंच पर लाने का काम करती है, हिंदी के प्रचार प्रसार का काम करती है। और हिंदी जन जन की भाषा बने, सरकार की भाषा बने और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो, इस रूप में, इस दिशा में काम कर रही है, अनवरत रूप से काम कर रही है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी प्रतिष्ठित संस्था की सेवा करने का अवसर मिला। जी, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम हमारे YouTube चैनल के लिए इतना समय दे पाए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि हिंदी साहित्य के प्रति जो नई पीढ़ी का रुझान है, उसके बारे में आज के युवाओं को आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत मैं आशावान हूँ। जी। आशावान इसलिए हूँ क्योंकि हिंदी लगातार बढ़ रही है। आज अगर आप आकलन करेंगे, ये तो ठीक है कि कॉन्वेंट स्कूलों में लोग पढ़ना चाहते हैं, कैरियर की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदी में भी कैरियर कम नहीं है। बिल्कुल। मेरे गांव का ही एक लड़का है रणवीर सिंह, वो पूसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट है। उन्होंने 18 किताबें लिखी हैं और तकनीकी हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। उनको 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सम्मान हिंदी में नहीं मिलता, हिंदी में सम्मान भी मिलता है, मान मिलता है और सबसे बड़ा आत्मसंतोष मिलता है। और जो युवा पीढ़ी है, आप देखिए, हिंदी को आगे बढ़ाने में हमारे हिंदी सिनेमा को बहुत बड़ा योगदान है, हमारे युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। रीजन क्या है, हमारा कारण क्या है कि हम लोगों को, हमें अंग्रेजी से परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी सम्मान की भाषा हो, हिंदी हमारी आत्मविश्वास की भाषा हो, हिंदी हमारे हृदय में बसने वाली भाषा हो। हम केवल ये चाहते हैं। और जिस तरह से दक्षिण भारतीय हमारे लोग हैं, वहाँ अहिंदी भाषी क्षेत्र है, तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल जी। ये जो हमारा जो रेड्डी साहब थे, हमारे खुद अधिष्ठाता रहे यहाँ पर, दक्षिण भारत के थे। तो हिंदी के लिए लोग आशावान है और हिंदी समग्र रूप से बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय हिंदी का है। और हिंदी में आप अब तो जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो IIT हैं, वो हिंदी को अपना रही हैं। तो आने वाला समय हिंदी का है और हिंदी के बल पर ही नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी और उन्नत होगी, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, हिंदी का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, तो वहां पर एक मुरली आती है। मुरली जो मूल भाषा उसकी है वो हिंदी है और 140 देशों में वो मुरली पढ़ी जाती है और मतलब समझी जाती है। एक स्पिरिचुअल एक मतलब लेटर है वो, जो हर रोज उसकी एक ही समय पर क्लास होती है। तो ये हिंदी को आगे बढ़ाने का एक, मैं कह सकता हूँ, एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल। और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, वो तो वुमेन एम्पावर की बहुत बड़ी संस्था है, नारी सशक्तिकरण की, क्योंकि उसकी हमेशा जो लीड करती है, जो नेतृत्व करती है, वो महिला करती है। तो मैं आपका सब संसार में जो आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने निश्चित रूप से आप हिंदी साहित्यकारों की, हिंदी साहित्य की जो सेवा कर रही हैं, उसके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे सब संसार YouTube चैनल के लिए आपने इतना समय दिया। तो श्रोताओं, आप सभी अभी तक मिल रहे थे एक मुलाकात में डॉक्टर श्री गोपाल नारसिंह जी से। फिर किसी शख्सियत के साथ आप सभी से रूबरू होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।